हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइज, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडल पेपर वन आपका जो था, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडल पेपर वन आपका, जिसमें किससे क्वेश्चन थे? जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी के, और आपको रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस मिले थे, है ना। जहाँ पर हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स से और जो आपके मेजर जो फैक्ट्स रहे हैं रूरल डेवलपमेंट को लेकर, उनको डिस्कस किया था। ऐसे ही आज का टॉपिक है अपना जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग जो आपके ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। जैसे कि लेखपाल हो गया आपका, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, वीडियो वगैरह हो गया। तो इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं इस तरह क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं लाइन बाई लाइन। देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था। यानी कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, विलय नीति था, तो वो जो इसमें सबसे पहले कौन जो है यूँ कहें कि प्रथम शिकार बना था। तो जो प्रथम जो शिकार बना था वो था सतारा, जो 1848 में हुआ था। इसके बाद आपका जैतपुर और संबलपुर, जो कि 1849 में हुआ। देन आपका हुआ बंगार, देन उदयपुर, फिर झांसी 1853 में, नागपुर आपका 1854 में, करौली आपका 1855 में। तो इस तरीके से जो है सीरीज रही है, कुछ याद रख सकते हैं आप। जैसे ये तो फेमस है झांसी का, कि झांसी को कब जो है इन लोगों ने एनेक्स किया या कैप्चर किया, तो 1853 में किया। ठीक है, नेक्स्ट है तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 बम्बई में। इन्हीं के बारे में अगर देखा जाए तो ये डलहौजी ने किया था ये चीज़, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली चीज़, तो इन्हीं के द्वारा जो है एक और चीज़ की गई। तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 में ही, यानी कि जब झांसी को उन्होंने जो है अपना विलय किया था अपने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी ब्रिटिश इंडिया में, तब इन्होंने उस समय बम्बई से थाने तक जो है पहली रेलवे लाइन भी बिछाई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये चीज़ लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो ये प्रयोग किया था हेरोडोटस ने किया था, जो कि यूनानी इतिहासकार थे, और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप जो है याद रखेंगे। नोट करते चलिए क्वेश्चन, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर दिया करिए, फिर नोट कर लिया करिए। देखिए, किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। देखिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। ठीक है, देखिए अपने अपने जिले का लोक निर्माण मंत्री जो है, जैसे अपने बताइए कौन है आपके यहाँ का जो है। ठीक है, देखते हैं किसी को पता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। जैसे मैं इस समय चित्रकूट में हूँ, तो चित्रकूट के लोक निर्माण मंत्री अभी तक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय थे। तो आप बताइए आपके यहाँ कौन है। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1854 में जो है यही इन्होंने जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसमें और क्या क्या था इन्होंने, तो और क्या था, डाक तार विभाग की भी स्थापना की 1854 में इन्होंने। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार जो है ट्रेन चलाई भारत में, और इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा भी था। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के समय हुई। और खुली प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जो ओपन कंपटीशन जो आज आप देते हैं एग्जाम्स के लिए, जॉब के लिए, तो वो भी उसका भी जो है प्रावधान इन्हीं के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। अब कुछ घटनाओं का क्रम देख लेते हैं, जैसे कि नेहरू जो रिपोर्ट है आपकी, जो कुछ फेमस घटनाएं हैं। जैसे कि जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में आई थी। ठीक है, सैमन कमीशन के प्रति उत्तर में लाया गया था इसको, नेहरू रिपोर्ट को। और जो गांधी इरविन समझौता है वो इसी के बाद हुआ था, नेहरू रिपोर्ट के बाद 1931 में। और इसी समय जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था आपका 1931 में। और सांप्रदायिक पंचायत भी आपका जो है 1932, एक साल बाद हो गया था। तो पहले क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट हुई 1928 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, सांप्रदायिक पंचायत हुआ। अब है कि किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया। तो किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया, तो ये थे लॉर्ड एलन, यानी कि सिंध जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है इस समय, तो उसका जो है ब्रिटिश में भारत में विलय किया था। तो लॉर्ड एलन वेरो थे जिन्होंने 1843 में जो है विलय किया था। ये फर्स्ट जो आपका एंग्लो अफगान वार था, एक प्रमुख उसका परिणाम था आपका ये। लॉर्ड एलन वेरो ने जो है रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी की थी 1843 से, यानी कि जो संडे के दिन जो छुट्टी मिला करती है, तो ये प्रावधान भी जो है लॉर्ड एलन वेरो द्वारा लाया गया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत लोगों को शायद ना पता रहा हो, लेकिन आज पता चल गया होगा। ठीक है, और इन्हीं के समय क्या हुआ था कि 1843 के एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6वां कि मल्टीमीडिया में ये शामिल हो सकता है। तो मल्टीमीडिया में कौन कौन से चीज़ें जो है आ जाती हैं, जैसे कि ग्राफिक्स है आपका, एनिमेशन है आपका,
वीडियो है, सॉन्ग है, ऑडियो है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मल्टीमीडिया के अंदर आ जाती हैं। अब कुछ रसायन और उसके सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये बेकिंग सोडा होता है, जिसका फ़ॉर्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट का देखें तो इसे आप वॉशिंग सोडा कहते हो, Na2CO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है तो कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम है, CaO, और यही जो है इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो वो है आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जो सामान्य नाम है वो है आपका नीलथोथा, जिसे आप CuCO3.5H2O भी कहते हो। इसके बाद चलें तो अब फेरस सल्फेट है आपका, जिसे आप हारतोता कहते हो, जिसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज FeSO4.7H2O। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है? ज़्यादातर जैसे कि ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता होगी, लेकिन ये क्या वो कॉपर सल्फेट का जो नीला थोथा कहते हैं और CuCO3.H2O है, तो ये चीज़ है, ठीक है? अब एक बार इनको आप मेरे ख्याल से नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं फिर। देखिए युग्म सुमेलित करिए, जैसे कि अब ये युग्म है कुछ, इनको सुमेलित करना है, आप बताइए सही है कि नहीं है। हालांकि सही आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब, जैसे कि प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष किसकी जो है यूनिट है? तो ये दूरी की इकाई है। पार्सेक क्या है? तो ये समय की इकाई के लिए बताता है, इस यूनिट को आप यूज़ करते हैं इस मात्रक को। और डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई को जो है दर्शाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.H2O इसको दर्शाता है, ठीक है? पार्सेक जो है बड़ी यूनिट है लाइट ईयर से, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक पार्सेक में कितना जो है लाइट ईयर होता है? तो 3.26 यानी 3.08 इंटू 10 16 मीटर, ऐसे भी आप दर्शा सकते हो। एक लाइट ईयर में तो 9.46 इंटू 10 15 मीटर, ये याद रख सकते हैं आप। एग्जाम में यही पूछ जाता है कि एक पार्सेक में कितने जो है लाइट ईयर हैं, या एक लाइट ईयर में कितने मीटर, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, एक पार्सेक में 3.2626 लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर में 9.46 10 15 मीटर। धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक यानी कि जो जस्ता जिसे आप कहते हो, इसकी कमी से होता है। इसकी कमी से होता क्या है कि पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, और जो जड़ें हैं वो उनमें विकास नहीं होता है, वो विकास उसका बाधित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तो ये पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उनसे बचाने वाला जो कारक है यानी कि जो वर्णक है वो है कैरोटीनॉइड, ठीक है? और ये जो आपका है क्लोरोफिल जो है इसका सूत्र होता है C55H72O2N4Mg, ठीक है? ये हरे रंग का होता है। तो ये सूत्र याद रखिएगा क्लोरोफिल का क्या है, हो सकता है आपसे इसी पूछ लिया जाए। तो C55H72O2N4Mg, ये आपका जो है क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट चलें तो डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यह प्रोसेस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलें तो नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके विशिष्ट योगदान के क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे कि हरगोविंद खुराना जो है चिकित्सा के रिलेटेड थे, जिनको 1968 में मिला था। जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण को इन्होंने जो है दिखाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का देखें तो गीतांजलि 1913 में जो है साहित्य के लिए इन्हें मिला था, गीतांजलि साहित्य इन्होंने लिखी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा, ठीक है? और अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था इन्होंने 1930 में। और अभी जो है 28 फरवरी को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया गया था, तो इन्हीं के जो है रिमेम्बरेंस में बनाया गया था, इन्हीं को याद करने के लिए। मदर टेरेसा को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार 1979 1989 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी, तो क्या आई थी? तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला आई थी, जो कि अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था 1947 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई। कब हुई? तो ये आप याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 3 जनवरी 1954 में हुई। और ये जो आपका भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है जो कि अहमदाबाद में है,
ये कब? तो ये 1947 में हुआ। और इसरो का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये आपका बेंगलुरु में मिलेगा। 15 अगस्त 1669 में आपको ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब एक यहाँ पर प्रश्न इकोनॉमिक्स है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो देखिए जो टर्सरी सेक्टर होता है उसका योगदान बढ़ जाता है, अंश उसका बढ़ जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो पीसी महालनोबिस थे, जिन्होंने जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। 1956 और 61 के समय जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1951 से आपकी 56 तक रही। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो भारी उद्योग, चिकित्सा व स्वास्थ्य आदि को जो है ज़्यादा इसमें जो है योगदान दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान क्या-क्या स्थापित हुआ था? तो जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था उड़ीसा में, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वहीं देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था इसमें जो है किस चीज़ों को? तो कृषि वगैरह को दिया गया था। और 1951 के दौरान जो हैराड डोमर मॉडल पर यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। किस पे? तो हैराड डोमर मॉडल पर। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसके द्वारा ये पंचवर्षीय योजना आपकी लाई जाती है। 16वां प्रश्न है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति तथा किन स्थितियों में संसद को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है संसद में, तो ये देख लेते हैं। देखिए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, कहाँ पर? तो 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। कहाँ पर की गई है? तो 108 में की गई है। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। और जो धन विधेयक और जो आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है इसको संयुक्त बैठक में नहीं लाया जा सकता है, ठीक। साधारण विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में आपको वर्णित है। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य हैं? तो जो आपके सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे हैं उस पर बहस करना। स्थगन प्रस्ताव बेसिकली क्या है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जाता, ये आप याद रखिएगा। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को 4 बजे शाम को ही लाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा आप जो है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना जो है उसी समय जो है ये आता आपका लाया जाएगा। नेक्स्ट चलिए तो भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है ये संघीय स्वरूप को लिया गया है। भारतीय संविधान में यूएसए से उच्चतम न्यायालय यानी कि जो यूएसए है वहाँ से उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा जैसे उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात आदि ये सारे जो है आपके प्रावधान वहाँ से उधार लिए गए हैं। आयरलैंड की जो संविधान थे वहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और प्रस्तावना में भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। रणजीत सागर बांध का जो कहाँ पर ये अवस्थित है? तो रावी नदी पर जो है निर्मित है, जो पंजाब में है। कहाँ रणजीत सागर कहाँ पर है बांध? तो ये आपका रावी नदी पर है, जो कि पंजाब में स्थित है। और रावी नदी का उद्गम जो है कांगड़ा बेसिन में धौला घाट श्रेणी के उत्तरी ढाल से होता है। कहाँ से होता है? तो ये आपका धौला घाट श्रेणी के उत्तरी ढाल से होता है, कांगड़ा बेसिन से। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है और झेलम नदी पर कोहाला परियोजना है आपकी। और व्यास और सतलुज नदी की संगम पर बने हरीके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। तो व्यास और सतलुज नदी की संगम पर बनने वाले हरीके बांध से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सहारा जो है मरुस्थल आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जिसका जो क्षेत्रफल है वो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं यदि बात किया जाए तो गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में है। गोबी डेजर्ट क्या है? एशिया का सबसे बड़ा है, जो कि मंगोलिया में है। और जो कालाहारी डेजर्ट है ये अफ्रीका देश का है। और बोत्सवाना और नामीबिया में जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट आपका जो है कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है एक तरीके से, यानी कि ठंडा मरुस्थल है आपका ये। वहीं थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट आपका भारत के राजस्थान में, गुजरात, पाकिस्तान और सिंध से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें आप मरुस्थल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हैं।
जैसे कि किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। लवणता प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है हमेशा। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, अर्थात 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता या नमक आपको मिल जाता है। 20 से 40 डिग्री जो अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश, और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। देखिए विकल्प के आधार पर जो सर्वाधिक लवणता जो है जॉर्डन के स्थित, जो देखिए विकल्प आपको कुछ दिए हुए थे, तो विकल्प इसमें मैं नहीं दिया आपको, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और लास्ट मोमेंट पर आप इनको रिवाइज कर पाएँ। तो क्या है कि सर्वाधिक लवणता जो है जॉर्डन के स्थित मृत सागर, जिसका कि 238% मिलता है, वहाँ है आपका। और टर्की की जो वान झील है, वहाँ पर सर्वाधिक लवणता वाला जो है राशि, जैसे कि लवणता 330% है। जैसे कितनी है लवणता? 330% है। और जॉर्डन में आपकी 328%, 300 नहीं सर, 238 है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध का जो 23 सही 1/2 जो अक्षांश की रेखा है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये यानी कि जो 23 हाफ डिग्री जो आपका अक्षांश है, इसे आप कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है, यानी 8 राज्यों से भारत में आपकी गुजरती है और 18 देशों से गुजरती है। जैसे कि पहले है मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मारिटीनिया, माली, अल्जीरिया, चैड, निजेरिया, लिबिया, यूएई, इजिप्ट, जिसे आप मिस्र के नाम से जानते हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। देखिए पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुआनी किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? तो ये आपका पेज प्रिंटर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, तो यहाँ से आपकी जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है, तो आप बताएंगे ये उत्तर प्रदेश ही है। और भारत का जो सर्वाधिक विधानसभा और राज्यसभा सदस्यों वाला जो राज्य है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। और सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पाद वाला जो क्षेत्र है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में, ये देखिए आपके, अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जी के आ गया यहाँ पर, है ना। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 77.3% जो है पाई गई है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में आपको 80.12% मिल जाता है, और कानपुर नगर में आपका दूसरे नंबर पर 79.65% है। वहीं अगर देखा जाए सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो वह है श्रावस्ती और बहराइच। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता आपको मिलती है श्रावस्ती और बहराइच में। उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी रही है? टोटल अगर साक्षरता देखी जाए उत्तर प्रदेश में, तो 67.68% रही है। देखिए जो ऊपर देखा था हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने जिलों के स्तर पर देखा था, लेकिन अब पूरे अगर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो 67.68% जो है साक्षरता पाई जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता देखें, तो ये आपकी 57.20% है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी जो आपकी थी, तो ये कब जो है लाई गई थी? तो 1987 में लाया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना जो है 2019 में किया गया था। इसके जो है वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर में ये है। देखिए जो आपकी कोठी घाट पंप नहर निर्माण है, परियोजना है, ये किस जनपद में है? तो ये कोठी घाट जो पंप नहर है, ये आपका चंदौली जनपद में है। ठीक है, मुगल सराय के पास ये जिला पड़ता है। तो राजघाट नहर बेतवा नदी पर अवस्थित है, और धसान नहर जो है बेतवा नदी पर अवस्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब योजना और अवधि देख लेते हैं। जैसे कि ट्रिसम जो है, ये 1979 के समय की है। जवाहर रोजगार योजना ये 1989 की है। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना ये आपकी 1983 की योजना है। और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना ये आपकी 1990 की है। तो अम्बेडकर वाली 1990 वाली है, और भूमिहीन जो ग्रामीण है वो 1983 वाली है। और ट्रिशम आपकी 1979, और जवाहर रोजगार योजना आप 1989। ठीक है, अब देखें तो भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो 1947 में IMF का जो है ये
सदस्य बन गया था और स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 में हुई थी आईएमएफ की, और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ जो है अल्पकालीन ऋण सदस्य देश को उपलब्ध कराता है, और इसके द्वारा 1969 में एसडीआर को लागू किया गया था। जो कि क्या है एसडीआर? ये आपका विशेष आहरण अधिकार या गोल्डन पेपर भी इसको कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजातियों में भोक्सा और जो थारू है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या यदि देखा जाए एसटी से कितना है तो 0.6% मिलता है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के संविधान के आदेश द्वारा 1967 में 5 जनजातियों को जो है शामिल किया गया था, जैसे कि बुक्सा है आपकी, जौनसारी है, भोटिया है आपकी, थारू है एवं जो राजी है। ये सारी जनजातियों को जो है 1967 में राष्ट्रपति द्वारा शामिल किया गया था। राष्ट्रपति देखिए जनजातियों को, ये कहें कौन सी जनजाति को जो है प्रमाणित करना है तो राष्ट्रपति ही करते हैं कि किस जनजाति को जनजाति की कैटेगरी में लाना है नहीं लाना है अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में। अब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है जो जनजाति प्रतिशत रहा है वो 8.6% रहा है, और अनुसूचित जनजाति का जो है वो 0.6% रहा है। ठीक है। अब देखिए जो है भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला जो जनजाति है वो भील रहा है। कौन है? भील रहा है। अब बांध के बारे में देख लेते हैं जरा थोड़ा सा, राजघाट बांध क्या है? तो देखिए राजघाट बांध बेतवा नदी पर जो है अवस्थित है, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। और राजघाट बांध की जो आधारशिला है 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। 15 वाट की जो है 15 मेगावाट की 3 टरबाइन से बिजली इसमें उत्पादन की जाती है, और यहाँ रेत के जो है बैरियर निर्मित है। ठीक है। इसी प्रकार एक और बांध है आपका जो है माता टीला बांध। तो माता टीला जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा है। और टिहरी बांध पर जो है आपका जो है सबसे ऊंचा बांध मिलता है 261 मीटर का। टिहरी बांध आपका जो है सबसे ऊंचा बांध है। सामाजिक सर्वेक्षण को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में किन विद्वानों ने परिभाषित किया था? तो सामाजिक सर्वेक्षण को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मोर्स, मोजर और हैरिसन ने जो है प्रमाणित किया था। कैसे प्रमाणित किया था वो जरा देख लेते हैं। देखिए मोजर के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन की खोज उनके चारों ओर प्रत्यक्ष अध्ययन विषय से संबंधित आंकड़ों को सम्मिलित करने का पर बल देना चाहिए, ये जो है मोजर कहते हैं। हैरिसन कहते हैं कि इसे एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं और आवश्यकताओं को वैज्ञानिक अध्ययन माना है। ठीक। अब एच एन मोर्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों को, ठीक है, परिभाषित उद्देश्यों के लिए एक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की पद्धति है। ठीक है। अब आई होप तीनों के बारे में आप समझ गए क्या है। देखिए 88,000 ऋषियों की तपस्या जो है किसे कहा गया? तो नैमिषारण्य को कहा गया, और सीतापुर जनपद के गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है तो लाल रोशनाई से। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए जो सबसे छोटी इकाई है वो विश्वांशी होती है। क्या होती है? विश्वांशी होती है। एक बिस्सा में आपके पक्के विश्वा में एक बिस्सा में आपके 20 विश्वांशी आता है, जो कि 1 वर्ग गट्ठा के बराबर है। ठीक है। अब गट्ठा जो है 151.25 वर्ग गज होता है। एक गज में आपके जो है 1361.25 वर्ग फुट आते हैं। ठीक। इनका 151.25 वर्ग गज जो है किसके बराबर होता है? तो 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। और जो कि आपका इंच में देखा जाए वर्ग इंच में तो ये आपका जो है इतना 1,96,020 वर्ग इंच आता है। यदि पूछा जाए कि एक गज में कितने फुट, तो एक गज में 3 फुट होते हैं आपके। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए एक बिस्सा में 20 विश्वांशी, और 20 विश्वांशी बराबर 1 वर्ग गट्ठा, और एक जो है गट्ठा कितने बराबर गज के? तो 151.25 वर्ग गज के, और ये आपका जो है 1361 जो है ये 151.25 वर्ग गज 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें अगर इतना याद रख लेते हैं कि एक बिस्सा में 20 विश्वांशी और एक वर्ग गट्ठा में 151 जो है 0.25 वर्ग गज होता है। बस इतना याद रख लीजिए, बहुत है इतना। अब एक विश्वांशी में देखिए कहीं कहीं कुछ और भी चीज़ यूज होती हैं। तो एक विश्वांशी में 20 कछवांशी होते हैं, जो कि 1 वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। ठीक। जो कि किसके बराबर होता है? 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है, और ये 68.0625 वर्ग फुट बराबर 9.01 वर्ग इंच के बराबर होता है।
अब एक कछवांशी किसके बराबर होता है, तो एक कछवांशी आपका 20 उनवांशी के बराबर होता है, जो कि 3.4031 वर्ग फुट के बराबर है, और ये जो है 490.05 वर्ग के बराबर होता है। ठीक। अब ये देखिए, जो आपकी भू लेख करके जो एक वेबसाइट है, तो वेब आधारित भूमि दस्तावेज प्रणाली 2 मई 2016 से प्रारंभ की गई। 2 मई 2016 से ये जो है आप अब इंटरनेट के माध्यम से आप अपने दस्तावेज देख सकते हैं। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल से प्रारंभ हुई, तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी उससे कार्यकाल में जो है प्रारंभ हुई आपकी कृषि सेवा केंद्र नामक योजना, जिसे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय 1959 से लेकर 74 के बीच रहा, और उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। कौन थे इंदिरा गांधी? उपाध्यक्ष DR गाडगे थे। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, और नगर पालिका जो सदस्य हेतु भी 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनना है तो 25 वर्ष के होने चाहिए आपको, और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल के हों आप। कुटीर ज्योति योजना किस कार्यक्रम से संबंधित है, तो देखिए जो कुटीर ज्योति योजना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण में जो है, जो गरीब परिवार है उनको जो है जीवन यापन करने के लिए विद्युत उपलब्ध कराना, यानी विद्युत यानी लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन, वो जो है उपलब्ध कराना था इसका मुख्य उद्देश्य। और 1988 और 89 में जो है योजना लाई गई थी। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी शुभारंभ किया, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में भी शुरू की गई थी राजीव गांधी द्वारा। और इस योजना में जो आपकी कुटीर योजना है, इसमें जो है 90% जो है केंद्र पैसा देगी, और 10% जो आपका राशि है वो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, यानी कि एक ग्राम पंचायत के में जो है जो ग्राम के वार्ड होते हैं उनसे कितने सदस्य चुने जाते हैं और जिन्हें पंच कहा जाता है। तो ग्राम पंचायतों में ग्राम वार्डों से चुने गए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, यानी पंच कितने होते हैं आपके 7 से 17, जिन्हें ग्राम वार्डों से चुना जाता है। और पंच और सरपंच मिलकर जो है पंचायती राज में न्यायिक कार्यों को स्थानीय स्तर पर संचालित करते हैं। पंचायती राज यदि क्या इनकी पंचों का काम क्या होता है, तो ये पंचायती जो है न्यायिक कार्य, यानी कि जो आपके स्थानीय स्तर पर जो है यानी ग्राम स्तर पर जो न्यायिक कार्य होते हैं पंचायती राज यानी ये पंच द्वारा उन्हें हल किया जाता है। पंचायती राज की मौलिक इकाई जो होती है वो ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा को प्रधान द्वारा संचालित किया जाता है। पंचायती राज के शीर्ष पर जो होता है, यानी कि जो इसकी बड़ी बॉडी होती है, मेन बॉडी, जिला परिषद होता है, और संवैधानिक दर्जा जो पंचायती राज को प्राप्त हुआ, ये जो आपका एल.एम. सिंघवी थे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, एल पहले होगा एम बाद में होगा, तो एल.एम. सिंघवी द्वारा जो है दिया गया था। ये प्रावधान आपको ग्राम सभा का 1900 ये अनुच्छेद 40 में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा अनुच्छेद 40 में आपको इसका प्रावधान मिल जाएगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ठीक है। तो आगे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो 1 बीघा आपका 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, 1 बीघा जो है 3025 वर्ग गज का होता है। 1 एकड़ आपका 1.6 बीघा का होता है। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा आते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर आपका होता है, वर्ग मीटर होता है यानी, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो देखिए तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय हैं आपका, इन्हें पंचायत समिति कहा जाता है, और पंचायत समिति तहसील तालुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। ठीक, इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है, यानी कि इसे आप ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचायत समिति को। तो क्या है कि यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी काम करता है, यानी जिला परिषद और पंचायत के बीच जो है एक चैन ब्रिज का काम करता है, कड़ी का काम करता है। और जिला परिषद का जो सचिव होता है उसे आप DDC बोलते हो, और जो पंचायत समिति का सचिव है उसे आप DDO, और जो ग्राम सभा का सचिव होता है उसे आप ग्राम सेवक कहते हो। ठीक, और जो जो आपका ये ग्राम पंचायत समिति का सचिव है इसे आप BDO बोला करते हो। क्या बोलते हो? BDO है ये, पंचायत समिति का BDO होता है। और ये जो जिला परिषद में होता है वो डिस्ट्रिक्ट DDC, यानी कि जो है आपका डिस्ट्रिक्ट DDC। ठीक है, जिला परिषद का DDC होता है सचिव। प्रथम जो है
पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको बताया ही था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। तो अधिक जो अन्न उपजाऊ और मतलब यानी कृषि जो है पर ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी। सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये सारी चीज़ जो है चलाई गई थी आपकी। और ये जो सामाजिक जो आपका सामुदायिक यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इसको बोलते हो आप इंग्लिश में, 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 1953 को लाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था? तो इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में है। और वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सृजन 7 सूत्री चार्टर के तहत शहरी गरीबी परिवार को सहायता एवं खाद्यान्न सुरक्षा आदि प्रदान करना हेतु इसमें प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के क्षेत्र विकास निधि यानी कि विधायक निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है। जो विधायक निधि है उसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2.40 करोड़ रुपए की राशि का विधानसभा के सदस्यों की संस्तुति के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज सकेंगे। अब यानी इतना निधि में आप जो है अब स्वीकृति किया जाएगा। अब सबला योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा किशोर लड़कियों को सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला लागू किया गया। और सबला योजना देश में 205 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। और 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनके पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से सबल एवं सशक्त बनाना है, इसलिए सबला योजना इसका नाम भी है। भारत सरकार में 2001 में महिला सशक्तिकरण को घोषित किया गया, जिसके लिए ड्वाकरा यानी कि DWCRA का पूरा नाम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरियाज, ये स्कीम लाई गई। और DWCRA योजना जो है IRDP का जो उप योजना है, जिसे 1982 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके बाद आपका जो सित्रा है SITRA, इसका पूरा नाम सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, ये भी जो है लाया गया, लॉन्च किया गया। अब देखिए अल्मा आल घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो अल्मा आल घोषणा से संबंध है ये स्वास्थ्य से है। अल्मा अतः सम्मेलन में प्राथमिक जो स्वास्थ्य देखभाल, निवारण एवं उपचारक उपायों पर महत्व निर्णय लिया गया था। WHO का जो कि 1978-1988 में अल्मा जो आपकी अल्मा आता है सम्मेलन में रशिया से आयोजित किया गया था। कहाँ से? रशिया से किया गया था, जिसमें हेल्थ फॉर ऑल नीति का नारा दिया गया था। किसके लिए? हेल्थ फॉर ऑल नीति का जो है नारा दिया गया था। अच्छा, इसमें क्या है कि WHO में वर्तमान में 194 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 194 सदस्य हैं। पहला संशोधन अधिनियम देखें तो जो है आपका 1951 में हुआ था, जो कि क्या हुआ था कि भूमि सुधारों से संबंधित था। भूमि सुधार संबंधित था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें। अब इसमें कहा गया था कि जो है उच्चतम न्यायालय में 2007 में निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो केस हैं आपके, वो 9वीं अनुसूची में जो शामिल हैं उस पर वाद नहीं लाया जा सकता। लेकिन उसके बाद जब जुड़े गए हैं जो केस हैं उनमें जो है वाद आप कर सकते हैं। 9th शेड्यूल में 284 सब्जेक्ट हैं, ये आप याद रखिएगा। अब भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह अधिकार राज्य सरकार के पास होती है। राज्य सूची पर विशेष जो है परिस्थिति और आपातकाल में संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर, लेकिन ऐसे नहीं। और समर्थित सूची पर जो है केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने पर संसद को ही प्राथमिकता मिलती है, यानी कि केंद्र ही जो है जो कानून बनाएगी वो मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं संसद के पास, वो भी मतलब यानी कि जो रेसिडुअरी पावर्स हैं उन पर भी जो है केंद्र ही जो है कानून बना सकता है अवशिष्ट शक्तियों पर। और अवशिष्ट यानी जो विषय होंगे आपके 1995 अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने सेवा कर को लागू किया था, यानी सर्विस टैक्स जो लगता है वो भी जो है अवशिष्ट शक्ति के तहत ही जो है इसको लागू किया गया था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है दोस्तों, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो है मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे कि भाई ऐसी भी कोई सीरीज चल रही है जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।